Okay, students, अस्सलाम वालेकुम। chi-square टेस्ट एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर तो हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने दो वेरिएंसेस को डिवाइड करके एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मालूम की थी। थोड़ा सा इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये यूज़ होगी हमारे अनोवा के टॉपिक में, विच इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अभी तक हमें z डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है, t डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है, chi स्क्वायर का आइडिया है, और chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज़ की थी मुख्तलिफ सैम्पल्स के जो वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं उनको आपस में कंपेयर करने के लिए। तो अब हम chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे जब हमारे पास ऑर्डिनल डेटा हो या कोई ऐसा डेटा हो जिसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल में लिख सकते हैं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है उसके लिए भी chi स्क्वायर यूज़ होता है। अब गुडनेस ऑफ फिट से आपको याद आ गया होगा कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं उनमें हम अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर पे। ठीक है, तो मोस्टली जो फॉर्मूलाज हैं वो हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें यही हो रहा होता है कि हम अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू में से माइनस कर रहे होते हैं और स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में भी यही है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं उनसे कितना करीब जो है वो रहती हैं और उनमें एरर कितना है। सो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड अ मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट because you have studied binomial experiment. There were only two expected outcomes in the binomial experiment, but multinomial experiments are those where we have a number of outcomes available. So a multinomial experiment is a probability experiment. Again, this is based on chance and probability, consisting of a fixed number of trials in which there are more than two possible outcomes. So there are more than two possible outcomes for each independent trial. So जब हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था, एक कंडीशन उसकी ये भी थी कि जो आपके ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. एवरी नेक्स्ट ट्रायल needs to be independent from the previous trials. So unlike the binomial experiment in which there are only two possible outcomes, in multinomial experiments we can have more than two outcomes. For example, if you remember your biology class and while you were when you were studying evolution and maybe genetics, you must have studied about Gregor Mendel. तो ग्रेगर मेंडल एक पोस्टर था जिसका आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे पीस के ऊपर, येलो कलर के पीस और ग्रीन कलर के पीस, और उसके बाद फिर कुछ स्पाइरल पीस जो हैं वो ही यूज्ड टू एक्चुअली ब्रीड न्यू टाइप ऑफ पीस. तो जो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें ही गॉट मल्टीनोमियल आउटकम्स. ठीक है, तो he also used the same distribution which is called the chi-square distribution to see the goodness of it. All right. So हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें a researcher claims that the distribution of favorite pizza topping among teenagers is as shown below. So we have toppings here, and you can see there are more than two toppings: cheese, pepperoni, sausage, mushrooms, and onions. And we also have frequency or the proportion of all these. So we have total number of these observations, and then you have relative frequency. Okay, since this is in percentage, so this is a relative frequency. This can also be called the proportion, the proportions, okay, which can be found by dividing the frequency of a particular category by total frequency. So इसको हम यूज़ कर सकते हैं goodness of fit test के लिए. So a chi-square goodness of fit test is used to test whether a frequency distribution fits an expected distribution. So ये जो frequency distribution है हमारे पास, हमने ये देखना है कि अगर कोई हमारे पास expected frequency distribution है तो ये कितना अच्छा fit होती है उस पर. ठीक है, तो हमारे पास हो सकता है इन्हीं कैटेगरीज के कुछ और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हों. तो यहाँ पे हमारे पास अगर कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हों तो हम उनको इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ में कंपेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, so to calculate the test statistic for the chi-square goodness of fit test, the observed frequencies and the expected frequencies are used or compared. The observed frequencies O of a category is the frequency for category observed in the sample data.
तो हमारे पास जो सैम्पल डेटा होता है, सैम्पल डेटा में किसी भी कैटेगरी की क्या फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी इज द कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी याद हो तो हमारे पास एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती थी, एक एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी वो है जो कि हमें सैंपल में नजर आ रही है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो है जो कि हमें मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है किसी भी कैटेगरी की। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड assuming the specified or hypothesized distribution. So हम एक hypothesized distribution यूज करते हैं और जो हमारे पास observed values आती हैं उनको कंसीडर करते हैं कि वो कितना अच्छा फिट हो रही है इस expected distribution पे, ठीक है, उसमें error कितना है. So the expected frequency of the ith category, any category, is the expected is equal to n multiplied by pi. So n is the total number of observations multiplied by the individual proportion of that category. Right. So example देखते हैं. Let's see an example. Here we have 200 teenagers and they are randomly selected. Again, randomization is important. And they were asked about their favorite pizza topping. तो उनमें से 78 ने कहा कि they like cheese, 52 ने कहा कि they like pepperoni, 30 said that they like sausages, and 25 said mushrooms, 15 said onions. So ये हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है। और पीछे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं, ये एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस हैं जो कि हमें पॉपुलेशन में नज़र आते हैं कि इतने परसेंट लोग ये लाइक करते हैं, इतने परसेंट लोग ये लाइक करते हैं। तो जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है, हमने ये देखना है कि वो पॉपुलेशन से कितना रिलेट करता है या कितना डिफरेंट है वो। उस सैम्पल का जो फिट है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो हमने चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं उनको एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो नॉट दैट द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे। सो हमारे पास टोटल 200 लोग हैं और 200 में 41% हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग चीज़ को लाइक करेंगे। तो अगर 41% को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 82% बनते हैं, ठीक है। तो 82 टीनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू लाइक चीज़। इसी तरह 50 टीनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू लाइक pepperoni, and 30 are expected to like sausage, and 20 are expected to like mushroom, and onion are like, there are 18 teenagers who are supposed to like onions. So these are expected values, but हमने जो अपने सैंपल में ऑब्जर्व किए हैं उनको हमने इसमें कंपेयर करना है इसके साथ। So हमने 78 देखा है कि ऑब्जर्व किए हैं कि लोग जो हैं वो चीज़ लाइक करते हैं। So 78 is observed and 82 is expected. तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज दोनों आ गई हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये रोज़े के दरमियान नहीं लेक्चर सुन रहे क्योंकि पिज़्ज़ा और टॉपिंग सो अर्निंग है। सो फॉर द chi-square goodness of fit test to be used, the following must be true. तो अगर आपने chi-square goodness of fit test जो है वो इस्तेमाल करना है तो आपने ये देख लेना है कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। नंबर 1, the observed frequencies must be obtained by using a random sample. So randomization is important, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग आपने पहले चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स से पढ़ी है। तो रैंडम मतलब ये होता है कि आप पर्पसफुली किसी को सिलेक्ट नहीं करते, रैंडमली बाय चांस जो है वो चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। एंड ईच एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं दे नीड टू बी ग्रेटर देन 5. If they are not greater than 5, there are other tests that you will run, but not the chi-square goodness of fit test. Okay? If the condition listed above are satisfied, then the sampling distribution for the goodness of fit test is approximated by a chi-square distribution with k minus 1 degrees of freedom. So इस टेस्ट में जो हम degrees of freedom use करेंगे, that is k minus 1, where k is the number of categories. तो हमारे पास जितनी भी categories होंगी -1 हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, ठीक है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर chi-square goodness of test is, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे कैलकुलेट करेंगे chi-square goodness of टेस्ट में, chi-square is equal to summation of observed values minus expected value square divided by standard error. अब यहाँ पे देखें, observed values minus
expected values. This is the deviation from the expected value of the observed values. So ये क्योंकि deviations हैं तो हमेशा हम deviations को square करते आए हैं, तो यहाँ पे भी square करेंगे, ठीक है. Since we are squaring them, तो हमारे पास कभी भी कोई negative number नहीं होगा यहाँ पे. So that means the test is always right tail test. Test will always have positive values. So it will always be a right tail test. Okay. So ये हमारे पास procedure है. Again क्योंकि ये test भी hypothesis testing का हिस्सा है, तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होता है वो है कि हम हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं, जिसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है. उसके बाद वी स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि हम कितना श्योर होना चाहते हैं रिजल्ट के बारे में, कितना कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है. देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. उसके बाद हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है जितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं -1. अगर आपकी 5 कैटेगरीज हैं -1, 4 आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. अगर 10 कैटेगरीज हैं तो -1 would be equal to 9. 9 would be the degrees of freedom. Then determine the critical value. So using the table number 6 in appendix B tables की tables की appendix में आप जो टेबल है chi square का उसमें से क्रिटिकल वैल्यूज को देखते हैं और जो क्रिटिकल रीजन है उसको डिटरमिन करने के बाद आप जो अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको कैलकुलेट करते हैं. फिर उस टेस्ट स्टैटिस्टिक को आप कंपेयर करते हैं जो वैल्यू आपने टेबल से ली है, ताकि आप जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसके बारे में कोई डिसीजन कर सकें टू रिजेक्ट और नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम पी वैल्यू का मेथड यूज़ कर रहे होंगे तो पी वैल्यू में हम पहले अल्फा वैल्यू की पी वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे टेबल में से. फिर हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आएगी इसकी पी वैल्यू टेबल में से मालूम करेंगे और दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे. प्रोसीजर वही chi स्क्वायर का प्रोसीजर होगा जो कि हमने पहले यूज़ किया था, ठीक है. तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिसर्चर जो है claims that the distribution of favorite pizza toppings among teenagers is as shown below, where 200 randomly selected teenagers are surveyed. So there are 39% people who like cheese, 26% like pepperoni, 15% like sausage, and mushrooms are liked 12.5% and onion 7.5%. Using alpha at the rate of 0.01 and the observed and expected values previously calculated, जो हम पीछे देख चुके हैं, test the surveyors claim using the chi-square goodness of fit test. Okay, कैसे टेस्ट करेंगे? Number 1, H naught और alternative hypothesis क्या होंगे? Null hypothesis क्या होगा? That the distribution of pizza toppings is this. अब इसको आसान वर्ड्स में कैसे लिखा जा सकता है? इसको आसान वर्ड्स में लिखा जा सकता है, there is no statistically significant difference between observed and expected values. और alternative hypothesis में फिर क्या आएगा? There is a statistically significant difference between observed and expected values. ठीक है. तो अगर डिफरेंस हम कंसीडर करेंगे नहीं एग्जिस्ट करता तो वो नल हाइपोथेसिस होगा. अगर हम ये कंसीडर करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. Since we have 5 categories, so degrees of freedom would be 5 minus 1, that is 4. So ये हमारे पास डेटा है और इसको यूज़ करते हुए जो क्रिटिकल वैल्यू है chi स्क्वायर की टेबल से 0.01 में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर 4 देखें तो वहाँ पे 13.277 है. क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है तो राइट टेल में ही आप इसको देखेंगे. अब देखिए, अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज भी हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी हैं. ये पहले हम कैसे कैलकुलेट किए हैं ये भी हमें पता है कि 200 को हमने अपनी एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई. तो अब हमने क्या करना है? हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय द एरर एक्सपेक्टेड divided by the expected value. So 78 is the observed value minus 82 is the expected value squared divided by 82 which is the expected value. ठीक है. तो एरर यहाँ पे expected value को ही कंसिडर कर रहे हैं. Reason being that we have to see the difference from the expected value. So whatever difference we have from the expected value, that is the error. So यहाँ पे 2.025 आपकी chi square की वैल्यू आई है which falls in the critical region. So we fail to reject
the hypothesis, which means there is not enough evidence at the 1% level to reject the surveyor's claim. तो surveyor का claim जो है वो हम नहीं reject कर सकते. Claim ये था कि there is no significant difference between observed and expected values. तो हमें कोई significant difference नज़र नहीं आया. जो values हैं वो fit करती हैं जो distribution है population की. ठीक है. So next जो test है वो है the test of independence. It's not like 1947 independence. It's about contingency tables and seeing that where the values or frequencies belong from. So इसके लिए सबसे पहले ये understand करना है कि contingency table क्या होता है. Contingency table में we have more than one variables और उन variables को rows and columns में हम present करते हैं. जैसे अब यहाँ पे देखें तो we have one variable which is age and the other variable which is gender. So we have males and females and their ages are given in the table. Again, at which age, which gender has how many frequencies are given here. So ये 32 belongs to people who are between 16 and 20 years and they are male. And 13 belongs to people who are 16 to 20 years and they are female. So इस तरह से हम contingency table में express करते हैं data को. So an R multiplied by C, rows multiplied by column, contingency table shows the observed frequencies for two variables. The observed frequencies are arranged in R rows and C columns. The intersection of a row and column is called a cell. So यहाँ पे जितने भी cell हैं उनको blue नहीं किया गया. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in total we have like 12 different cells here that have a particular row value and a column value. So this is 1, 1, first column and first row. This is 1, 2, first row and second column. This is first row and third column and so on. So this is second row and first column, second row, second column. Okay. The following contingency table shows a random sample of 321 fatalities. Okay, people injured that were driving and they got injured, their age and their gender. So basically these are fatalities, but what is happening here is there are two variables belonging to these fatal injuries, age and gender. So you have given that the people and people who got injured, 32 out of them belong to an age bracket of 16 to 20 years and they were male, right? Now let's talk about expected frequencies. कि expected frequencies हम कैसे calculate करते हैं contingency table में. Assuming the two variables are independent, they are independent of each other, which means they do not have an impact on each other. You can use the contingency table to find the expected frequencies for each cell. So कैसे calculate करेंगे? Sum of row multiplied by sum of column divided by sample size, which is the total sample size, that how many people were there in that particular question or sample. So find the expected frequency of each male cell in the contingency table for the same of 321 fatally injured drivers. Assume that the variables age and gender are independent. So हमने देखना है कि क्या age and gender किसी तरह से आपस में relate करते हैं या वो आपस से एक दूसरे से independent है. तो उसके लिए हम marginal totals calculate करते हैं. Marginal totals क्या होते हैं? अब देखें हर row और हर column के totals हमने कर लिए. तो इन columns को और rows के totals को हम बोलेंगे marginal totals. Why? Because the reason for that is because these are not the part of the data. They are just the sum of rows and sum of columns. So हमने अगर expected values निकालनी है तो उसके लिए हमें sum जो है वो ज़रूरी चाहिए होता है rows का और columns का. तो हमारे sum up करने के बाद हम formula use करेंगे. अब यहाँ पे E11 का मतलब ये है कि हमारी first row और first column की जो expected value है that is around 30.28. First row और second column की जो expected value है 49.12 and so on. ठीक है, तो इसी तरह से हम ये जो 6 हमारे पास मुख्तलिफ rows हैं. अब इसमें देखिए हमने किया क्या कि हमने sum of
रो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात की जाए 45 की, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो कौन सी है? पहले वाली, ये वाली। फर्स्ट वाली ये है, सेकंड वाली ये है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने जो रो का टोटल है 216 को मल्टीप्लाई किया 45 से। सो रो का टोटल है 216, कॉलम का टोटल है 45, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और सैम्पल साइज पे डिवाइड कर दिया। सैम्पल साइज हमारे पास यहाँ पे है। सो ये मार्जिनल टोटल चाहे यहाँ से टोटल करें या चाहे यहाँ से टोटल, तो आपके पास 321 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं 30.28, 49.12 एंड 57.21, सो ये दोनों वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करती हैं बिकॉज इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, ठीक है। अब का स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट जो है वो कैसे हम रन करेंगे, ये जानने के लिए कि दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। So it is used to test the independence of two variables. Using a chi-square test, you can determine whether the occurrence of one variable affect the probability of occurrence of the other variable. So in order to run this test, you have to make sure these conditions are fulfilled. The observed frequencies must be obtained by using a random sample. So randomization should be important. Each expected frequency must be greater than 5. So ये जो हमने expected frequencies calculate की हैं, अगर इनमें से एक भी लेस देन 5 हो, बिकॉज ये सब की सब मोर देन 5 है, तो हम ये इंडिपेंडेंस टेस्ट जो है रन कर सकते हैं। लेस देन 5 हो तो हम ये वाला टेस्ट रन नहीं करेंगे। सो प्रोसीजर क्या है जी? नंबर 1, if the condition listed are satisfied, then sampling distribution for chi-square independence test is approximated by chi-square distribution with rho minus 1 multiplied with column minus 1. If you remember, the sampling distribution concept is, if you have a population, you take multiple random samples, and then whatever condition you want to calculate, whatever characteristic you want to calculate, you calculate for each and every sample, and then you prepare a distribution for all those values, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास r मल्टीप्लाइड 1 रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स है, लेकिन -1 के साथ, क्योंकि हमारे पास रोज और कॉलम्स दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करें, रोज के लिए r-1 और कॉलम्स के लिए c-1, ठीक है। सो वेयर r and c are the number of rows and columns respectively of a contingency table. The test statistic for the chi-square independence test is same which we observed previously. कि हम अपनी observed frequency को expected frequency से माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे डेविएशंस का, डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, जो कि एरर रेशियो भी है। ओके, सेम प्रोसीजर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को नोट करें, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि यहाँ पे r-1 मल्टीप्लाइड बाई c-1 है, और फिर chi-square के टेबल से क्रिटिकल वैल्यू मालूम करें, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करें, उसके बाद डिसाइड करें कि H0 को रिजेक्ट करना है या नहीं रिजेक्ट करना है, और उसको एक्सप्लेन करें। So the following contingency table shows a random sample of 321 fatally injured passengers by age and gender. The expected frequencies are displayed in parentheses. तो यही expected frequencies हैं जो कि हमने calculate की हैं, रो के कॉलम को और जो कॉलम का टोटल, रो टोटल और कॉलम टोटल है उसको यूज करके। The expected frequencies are displayed in parentheses. At alpha 0.05, can you calculate that the driver's age are related to the gender in such accidents? So हमारे पास observed and expected values दोनों हैं हर एक सेल के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए नल हाइपोथेसिस में है द ड्राइवर्स एज आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। इसको सिंपल अगर आप ये भी लिखना चाहें, which can be a standard form of the null hypothesis here, that both variables are independent of each other. और alternative hypothesis क्या होगा, that both variables are not independent of each other. तो यहाँ पे जैसे है कि the driver age are dependent on gender, this is the claim of the researcher. Okay, so degrees of freedom r-1 multiplied by c-1, we have 2 rows, so 2 minus 1 is 1, and we have 6 columns, so 6 minus 1 is 5, so we have 5 as degrees of freedom. So अगर आप chi-square के टेबल में 5 को देखेंगे राइट टेल टेस्ट में 0.05 पे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 11.071. So this is
your you know the cutoff point where you cut off the critical values from the rejection region. So now what we have to do, we have 12 observed values and 12 expected values. We deduct the observed value from expected value, we square the deviations, and we divide that by the expected values, and we get all these values that we sum up, and we get a total of 2.84, which falls in the critical values region. So hence we fail to reject null hypothesis. That means we have to support null hypothesis, and the claim is rejected. There is not enough evidence at the 5% level of confidence to conclude that the age is dependent on gender. So this means the both variables are not independent. They are independent from each other. Sorry, they are not dependent on each other. Okay. So this is how we use a chi-square test for goodness of fit and independence. Next we need to understand कि F distribution को हम कैसे use करते हैं. ये पहले भी हमने use किया है कि जब हमारे पास दो variance या दो standard deviations given हो, ठीक है, तो दो variance की जो ratio होती है उसको हम F distribution बोलते हैं. इसका अलग से टेबल है, F distribution का टेबल है, जो कि हर significance level के लिए different होता है. Excuse me. So let S1 square and S2 square, these two values represent the sample variances. So हमारे पास दो sample variances हैं. अब वो दो population से भी आ सकते हैं, same population से भी आ सकते हैं. If both populations are normal, that means they have normal distribution. उन दोनों की distribution, population का normal होने से बात ये है कि उसकी distribution normal है. And the population variances are sigma 1 square and sigma 2 square. So sigma square is basically the population variance. Then the sampling distribution would be F is equal to the first variance divided by the second variance. It's called the F distribution. And we always take the larger value in the numerator, and we take the smaller value in the denominator, because we need a positive value of F distribution. F distribution will always have a value more than 1. There are several properties of this distribution. Okay, the F distribution is family of curve, each of which is determined by two types of degrees of freedom. Why two types of degrees of freedom? Because two populations are involved. So one population will have a degrees of freedom, जिसका variance आप numerator में use कर रहे हैं, उसकी degrees of freedom कौन सी होगी? Numerator वाली. और जिसका variance आप denominator में use कर रहे हैं, उसकी degrees of freedom होगी denominator वाली. The degrees of freedom corresponding to the variance in the numerator is DFN, and the degrees of freedom corresponding to the variance in the denominator is denoted by DFD. So properties of F distribution continued. Number 2, they are positively skewed. F distribution is always positively skewed. The total area under each of an F distribution is equal to 1. So जो area under the curve है, वो बाकी distributions की तरह 1 ही है. F value are always greater than or equal to 0. Why equal to 0 or more than 0? Because जब आपके पास दो values होंगी, तो उनमें से larger value जो है वो numerator में आएगी, और जो smaller value है वो denominator में आएगी. अगर दोनों values equal हैं, तो then you will get the value of 1. ठीक है ना? तो it will always be greater than 0. For you would say, why 0? When can it be 0? It would be 0 when the variance of one of the populations would be 0. For all F distribution, the mean value of F is approximately equal to 1. So approximately F distribution की जो mean value है वो 1 होती है, या 1 से ज़्यादा ही होती है. So here you can see आपको एक curve sample में show की गई है, जहाँ पे numerator में degrees of freedom 1 है और denominator में 8 है. अब ये वैल्यू जैसे जैसे आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर में आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती जाएगी. हेंस आई थिंक मोर देन 30 पे ये जो है ये उसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगी. सो फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 1, स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अल्फा की वैल्यू जो है वो सबसे पहले जाने, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है फाइंड आउट करें. उसके बाद यू हैव टेबल 7, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है आपके पास, जहाँ पे पहले कॉलम में आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर को देखते हैं और दूसरे कॉलम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
डिनोमिनेटर को देखते हैं। वन टेल टेस्ट में जो है वो अल्फा वैल्यू जो है वो सेम यूज़ होगी एफ टेबल में, और अगर टू टेल टेस्ट है तो फिर 1/2 यानी कि उसको 2 पे डिवाइड करके आप यूज़ करेंगे। सो फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू of F distribution for a right tail test when alpha is 0.5, 0.05, जो degrees of freedom in numerator है that is 5, and degrees of freedom in denominator is 28. So this is how you're going to look into the table. First of all, you have DFT in the first column, which is 28, and then you have the DFN and the first row, which is 5. So where 28 and 5 will intersect, you will get your value, which is 2.56. All right. So if your test is two-tailed test, then you have to divide the alpha value by 0.05. So आप कौन सा टेबल यूज करेंगे? अल्फा 0.05 जिसके टॉप पे लिखा होगा. Okay. So two sample F test for variances. A sample test F test is used to compare two population variances, where sigma 1 square and sigma 2 square are from two different populations. When a sample is randomly selected from each population, the populations must be independent and normally distributed. So again यहाँ पे normal distribution और random selection जो है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. Test statistics is S1 square divided by S2 square, where S1 square and S2 square represent the sample variances, with S1 square should be greater और इक्वल टू S2 स्क्वायर. तो जैसे मैंने बताया कि न्यूमरेटर में आपने वो वेरिएंस रखना है जो कि ग्रेटर देन S2 स्क्वायर है. तो स्मॉलर वाला डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में लार्जर वाला आएगा, और दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है दोनों पॉपुलेशन की n-1 से ही आप मालूम करेंगे. ये प्रोसीजर है. अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल है. यहाँ पे आप देखें, आपके पास दो पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है. A travel agency's marketing brochure indicates that the standard deviation of hotel room rates for two cities are same. They say that the hotel room rates are same. A random sample of 13 hotel room rates in one city has a standard deviation of 27.50, and the random sample of 16 hotel rates in the other city has a standard deviation of 29.75. Can you reject the agency's claim at alpha 0.01? So claim यहाँ पे ये है कि both cities have the same hotel room rates. तो that means कि उनके variances में कोई difference नहीं है. तो that is your null hypothesis. और अगर difference exist करता है तो that would be alternative hypothesis, but यहाँ पे claim कौन सा है? Null hypothesis. एक और चीज़ नोट करें, आपको standard deviations given है, इनको variances में convert करने के लिए आपको इनका square लेना पड़ेगा. तो स्क्वायर लेने के बाद आपकी जो S1 स्क्वायर वैल्यू है that is 885.06 and S2 square value is equal to 756.25. So the greater one is S1 square, so that would be your numerator one. So S1 square की जो सैम्पल है उसमें 13 वैल्यूज हैं. So उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर DFN क्या होगा? 13 minus 1 is equal to 12, और DFD क्या हो जाएगा? 16 minus 1 15. ठीक है. तो आपने जो टेबल है उसको कहाँ पे देखना है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देखें नॉट इक्वल टू का साइन है. तो यहाँ पे हम जो 0.01 की वैल्यू उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो टेबल आपने देखना है वो है 0.005 का. उसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर है वो 12 है. पहले कॉलम में आप 12 की वैल्यू को देखेंगे, DFN में आप 15 की वैल्यू को देखेंगे. तो आपकी जो F टेस्ट की वैल्यू आएगी जो कि क्रिटिकल वैल्यू है, दैट इज 4.72. So this is the value where you cut off the critical values from rejection region. Okay, next to run the test statistic, जहाँ पे आप एक वेरिएंस को, बड़े वेरिएंस को 8885 को डिवाइड करेंगे 756 से, तो 1.17 आपका जो है वो आंसर आएगा, जो कि आपके एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है. So basically we fail to reject null hypothesis. This means the claim is supported. ठीक है. There is not enough evidence at the 1% level to reject the claim, so we support the claim that the standard deviation of the hotel room rates for the two cities are same. So दो different population मतलब दो different cities की आपने calculation को compare किया है आपस में. So based upon this is the concept of ANOVA that we gonna study next.
ऑलराइट, सो अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, विच इज कॉल्ड ANOVA। ANOVA जो है दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो हमें हेल्प करता है कि अगर हम दो से ज़्यादा सैम्पल्स का जो वेरिएंस है उनको आपस में कंपेयर करना चाहें। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन से दो सैम्पल वेरिएंसेस को कंपेयर किया और देखा कि वो एक पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम ये देखते हैं कि दो से ज़्यादा अगर हमारे पास सैम्पल्स हैं तो उनमें से किसी एक सैम्पल को अगर हम ये कह सकें कि वो बाकी सैम्पल से डिफरेंट है, वो उस उन इनकी पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू you know the graphical illustration here that हमारे पास ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना उसका वेरिएंस है, और उसमें हम जो सैंपल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं, एक सैंपल यहाँ पे लेते हैं, तो आपको पता है कि वेरिएंस बताता है कि एवरेज स्प्रेड कितना है डेटा में। वेरिएंस से हमें पता चलता है कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है। तो अगर हम इन मुख्तलिफ जो सैम्पल्स हैं इनको कंपेयर करें, ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पॉपुलेशन, सो इनका जो वेरिएंस होगा दैट वुड एस्टिमेट द पॉपुलेशन वेरिएंस, वो उसी पॉपुलेशन वेरिएंस के अंदर होगा। तो मोर और लेस जो पॉपुलेशन वेरिएंस होगा इन सारे सैंपल्स के लिए सेम होगा, राइट। बट देयर इज वन सैंपल which exists here, and this population does not see this sample, so this sample does not belong from this population क्योंकि ये इससे बाहर है। तो इसका वेरिएंस जो है इन बाकी सैंपल्स के वेरिएंस से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि एक तो ओवरऑल वेरिएंस क्या है इस पॉपुलेशन का, मतलब कि जो सैंपल्स हैं सैंपल्स के विद इन सैंपल वेरिएशन कितनी है और बिटवीन सैंपल वेरिएशन कितनी है। बिटवीन सैंपल का मतलब ये है कि इन सैंपल्स के आपस की जो वेरिएशन है वो कितनी है, और विद इन सैंपल का मतलब ये है कि हर सैंपल की जो वेरिएशन है वो उनको आपस में कंपेयर करें तो वो सैंपल वेरिएशन कितनी है। तो वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस बिटवीन एंड विद इन, and this is how we will compare that which sample is significantly different from the other. We will not be able to exactly identify कि कौन सा सैंपल जो है वो डिफरेंट है बाकी सैंपल से। जैसे अगर हमारे पास सैंपल ए, बी, सी एंड डी गिवन है तो हम ये नहीं कह सकेंगे सैंपल डी इज डिफरेंट, बट अनोवा से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन सैंपल वेरिएंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सैंपल वेरिएंसेस, ठीक है। तो let's talk about one-way ANOVA. There are more than one-way ANOVA. There is two-way ANOVA. There is multiple ANOVA, which is MANOVA. ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का भी एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का भी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, जिसे एनकोवा बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम अनोवा को पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ वेरी स्प्रेडेड कॉन्सेप्ट। रिग्रेशन की तरह ये भी बहुत ब्रॉड किस्म का कॉन्सेप्ट है और मल्टीपल एरियाज में इसकी एप्लीकेशन है। तो वन वे अनोवा का मतलब ये होता है कि हम दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, मल्टीपल वेरिएंसेस मल्टीपल सैंपल्स में दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, ठीक। So in one-way ANOVA, the following conditions need to be met. Number one, each sample must randomly selected. तो हर सैंपल जो है रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन और अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल पॉपुलेशन। तो नॉर्मलिटी पॉपुलेशन की कैसे चेक करते हैं उसमें स्क्यूनेस ना हो, ये थर्ड चैप्टर में बुक गिवन है, वो आप देख सकते हैं। then the samples must be independent of each other. तो in each other मतलब कि सैम्पल एलिमेंट्स ओवरलैप ना करें, वो सारे सैंपल जो हैं उनके एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए। ईच पॉपुलेशन मस्ट हैव द सेम वेरियंस। तो जो सैंपल हैं जिस पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं वेरियंस वही उसी पॉपुलेशन का होगा, तो वो सारे सैंपल्स के लिए सेम कंसिडर होगा। रियल लाइफ में हमें नहीं पता होता है किस पॉपुलेशन से ये सैंपल बिलोंग करता है, तो हम यही कंसिडर करते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो उसका सैंपल वेरियंस जो है वो इक्वल है, सेम है। So test statistics is the variance between samples divided by variance within samples. तो हमने variance between samples कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के अगर आपके पास सैम्पल्स हैं तो उनकी जो सबकी आपस की वेरिएशन है दैट इज़ बिटवीन सैम्पल्स, और हर एक सैम्पल की विद इन वेरिएशन भी है, तो दैट वुड बी विद इन सैम्पल्स वेरिएशन।
तो ओवरऑल बिटवीन वेरिएशन को ओवरऑल विद इन सैम्पल वेरिएशन पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अनोवा की टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसको हम एफ स्टैटिस्टिक ही बोलते हैं, एफ रेशियो ही बोलते हैं, तो वो आ जाएगी। द वेरिएंस बिटवीन सैम्पल विच इज कॉल्ड MSB, ठीक है। So measures the difference related to the treatment given to each sample and in some type called mean square between. तो इसको हम mean square between भी बोलते हैं। Mean square, if you remember, deviations are squared and then you take a mean average of them. So that is where the concept comes from, mean square between. And the variation within samples is called mean square within. So mean square within जो है वो within variation को बोलते हैं, और mean square between जो है उसको mean square between यानी कि मुख्तलिफ sample के between की variation को बोलते हैं। Okay. If the conditions listed are satisfied, then the sampling distribution for the test is approximated by the F distribution, जिसका फॉर्मूला ये है कि आप मीन स्क्वायर बिटवीन जो कि बिटवीन वेरिएशन है उसको मीन स्क्वायर विद इन जो कि विद इन वेरिएशन है उस पर डिवाइड करते हैं, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगेन जो न्यूमरेटर है उसमें k-1 एंड डिनोमिनेटर में n-k, वेयर k इज द नंबर ऑफ सैम्पल्स। जितने भी सैम्पल्स होंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा सैम्पल्स के लिए हम नोवा यूज़ करते हैं, तो 2 से ज़्यादा जितने भी सैम्पल्स होंगे -1 जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर होगा, and n is the sum of the sample sizes. For example, हमारे पास 3 samples हैं 1 2 3, एक में 10 एलिमेंट हैं, एक में 15 है, तीसरे में 15 है, तो we have in total 40 elements. तो n जो है कैपिटल N, that would be the total number in all the samples, which would be 40. So 40 minus k would be 3. 40 minus 3 is equal to 37. So 37 आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर होगी, ठीक है। तो ये आपने कंसिडर करना है। Now, what is the procedure? First of all, find the mean and variance of each sample. हर sample का mean और उसका variance हम find out करते हैं using the same formula जो हमने दूसरे chapter में पढ़े थे. Find the mean of all the entries in all samples. तो हम एक grand mean, इसको हम grand mean भी बोलते हैं। तो grand mean जो है वो भी calculate करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम सारी values जितने भी samples हैं उनमें सब की सब values को add करते हैं और टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं कैपिटल N उस पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 40 वैल्यूज है, 40 वैल्यूज को ऐड किया और 40 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ग्रैंड मीन भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन यानी कि बिटवीन वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है दैट यू एक्चुअली हर सैंपल के मीन को अब ग्रैंड मीन से डिवाइड माइनस करते हैं एंड फिर स्क्वायर लेते हैं इस डेविएशन का और मल्टीप्लाई करते हैं उस सैंपल के सैंपल साइज के साथ, ठीक है। और ये सारे सैंपल्स के लिए करते हैं, फिर उनको हम सम अप कर देते हैं, तो हमारे पास जो बिटवीन वेरिएशन है वो आ जाती है, विच इज सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन। और सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन निकालने के लिए हम जो सैंपल साइज है -1 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उस रिलेटिव सैंपल के वेरिएंस के साथ, और ये सारे सैंपल्स के साथ करके उनको सम अप करते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर विद इन आ जाता है, राइट। तो ये दो वैल्यूज आने के बाद हम अपना मीन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के बाद हम अपना मीन स्क्वायर बिटवीन और मीन स्क्वायर विद इन कैलकुलेट करते हैं। मीन स्क्वायर बिटवीन निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन जो भी हमने देखा कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं k-1 के साथ, और मीन स्क्वायर विद इन निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर विद इन को डिवाइड करते हैं n-k के साथ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारे पास MSP जो कि मीन स्क्वायर यानी कि वेरिएशन बिटवीन और वेरिएशन विद इन आ जाती है, जिसको हम यूज़ करके एफ रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगेन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से या फिर जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया उसके हवाले से जो प्रोसीजर है सेम है। पहले हाइपोथेसिस स्टेट करें। नल हाइपोथेसिस मींस देयर इज no difference between the variances of samples, and alternative hypothesis states that there is at least one variance which is different from the other variance. Okay, उसके बाद आप सिग्मा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अल्फा वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है कैलकुलेट करते हैं। k-1 मतलब कितने सैम्पल्स हैं -1, n-1 मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल एलिमेंट्स माइनस द नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर ये दोनों यूज़ करके एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके उस स्पेसिफिक अल्फा वैल्यू पे अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो रिलेटिव कह लें कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, वो कैलकुलेट करते हैं
वो वैसे ही है जैसे हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन में किया। उसके बाद आप टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि एफ इज इक्वल टू मीन स्क्वायर बिटवीन द सैम्पल्स एंड मीन स्क्वायर विद इन द सैम्पल्स। और जो आपके पास वैल्यू आती है उसको आप देखते हैं कि वो रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में है। तो इवेंचुअली आपके पास जो अनोवा है उसमें ये टेबल आपके सामने नज़र आता है। रिसर्च पेपर्स में भी आपको यही टेबल शो करना होता है, और अनोवा के इसी टेबल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, जिसमें सम ऑफ स्क्वेयर्स हैं, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स हैं, उसके बाद मीन स्क्वेयर्स हैं, और इवेंचुअली आपकी एफ रेशियो है। ठीक है, तो आपके पास ये एक एग्जांपल दी गई है। द फॉलोइंग टेबल शो द सैलरीज ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स फॉर 4 लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज। 4 मेट्रोपॉलिटन एरियाज मतलब 4 सैम्पल साइजेस हैं आपके पास, 4 सैम्पल्स हैं आपके पास। अल्फा की वैल्यू है 0.05। Can you conclude that the mean salary is different in at least one of the areas? The mean salary is different in at least one. Mean salary मतलब उसकी जो mean sampling distribution है उसमें कोई एक sample जो है वो different है बाकी samples से. So we have 4 sample size, k is equal to 4, k minus 1 should be equal to 3, and we have 1, 2, 3, 4 and 5 values in each of these 4 different samples. So n would be 20 because we have 4 samples and each contain 5 values, so 20 should be there. N minus k should be 20 minus 4, that should be equal to 16. Alpha को 0.05 को अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर 16 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर 3 में देखेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में 0.05 वाले टेबल में, तो एफ की वैल्यू आएगी 3.24। ये आपका कट ऑफ पॉइंट है जो आपके रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को कट ऑफ करता है। अब आपने हर सैंपल का मीन कैलकुलेट करना है और उस हर सैंपल के मीन को ग्रैंड मीन में से माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है और उस सैंपल के सैंपल साइज से 5 से मल्टीप्लाई करना है और सारे सैंपल्स को आपने इस तरह से ऐड कर लेना है। तो देखें कि सैंपल का मीन माइनस ग्रैंड मीन स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड विद द सैंपल साइज प्लस दूसरे सैंपल का मीन माइनस ग्रैंड मीन स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड सेकंड सैंपल का जो सैंपल साइज है, सो ऑन। चारों के लिए आपने ऐसा कर दिया और डिवाइड किसे किया 4 माइनस 1 से, ठीक है, बिकॉज k माइनस 1 से आपने डिवाइड करना है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई जो कि क्या कौन सी वैल्यू है, मीन स्क्वायर की। अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को देखें जो कि न्यूमरेटर में है, दिस इज योर सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन वेरिएशन एंड टोटल सम ऑफ टोटल बिटवीन वेरिएशन इज मीन स्क्वायर बिटवीन वेरिएशन। ठीक है, इसी तरह विद इन वेरिएशन निकालने के लिए आप सैंपल साइज पहले सैंपल का 5 है माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे उस सैंपल के वेरिएंस के साथ प्लस दूसरे सैंपल का सैंपल साइज माइनस 1 दूसरे सैंपल के वेरिएंस के साथ, इसी तरह सारे वेरिएंसेस को उनके सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे n माइनस k जो कि 20 माइनस 4 है 16 से। तो जो न्यूमरेटर में है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन एंड जो टोटल हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज मीन स्क्वायर विद इन। So we have the value of it's like 3 and 3 6, it's 14 million and 909,904 0.97। so हमारे पास जो F डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में वैल्यू हमने देखनी है दैट इज 1.870 which is less than 3.24। so अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें जो कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो 2D पिक्चर नहीं बन सकती, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर ये यहाँ पे 3.24 कट ऑफ पॉइंट है तो हमारी वैल्यू यहाँ पे फॉल करती है 1.870। Okay, so we fail to reject null hypothesis. That means all the variances, they belong to the same population. No single sample is different from the other samples. Okay, this is how you do the ANOVA test. All right, so make sure you do some sample questions from the exercises of this chapter and do the assignment questions, and we will discuss any further questions in the Zoom session. Thank you.